गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक है उसका नाम है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। आज हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें एरर संबंधी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस टॉपिक को कवर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात हमें किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए जिसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। आज का हमारा पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक का भी नाम है। ये इंग्लिश के सारे टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं। सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जिसके आधार पर हम प्रश्न सही कर पाते हैं। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना होता है, यानी वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया आएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। एक बार देखते हैं, देखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये बातें आपको हर टॉपिक में हेल्प करेगी, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ये बातें आपको इंग्लिश में हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। एक उदाहरण देखना, ही गो टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही यानी वह है, एक वचन है ना। और जो इसमें गो दे रखी है वो कौन सी है वर्ब? एक वचन में है या बहुवचन में है? गो वर्ब है, वो बहुवचन में दे रखी है। इसलिए ये पहला सेंटेंस तो क्या है? गलत है, क्योंकि ही के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए थी? अगर ही एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन ही आनी चाहिए थी, यानी ही के साथ क्या होना चाहिए था? गोइज होना चाहिए था। वर्ब में एस या ई एस लगना चाहिए था। वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तो वो वर्ब एक वचन बन जाती है। बिना एस या ई एस वाली वर्ब बहुवचन होती है। तो आगे देखना, ही गोइज टू स्कूल। ही एक वचन है, गोइज भी, वर्ब भी कैसी आ गई? एक वचन आ गई। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आएगी। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन वर्ब लगाना, बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन वर्ब लगानी है। आप सब समझ चुके होंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है टेंस कॉन्सिस्टेंसी, यानी काल में समानता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नियम है और ये नियम आपको टेंस में भी वाक्य सही करवाने के लिए कारगर साबित होगा। देखना, काल में समानता क्या होती है, यानी वाक्य में एक ही टेंस का उपयोग होना चाहिए या एक ही समय का काल होना चाहिए। अगर वाक्य में दो वाक्य हैं तो उसमें अगर एक वाक्य पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो दूसरा वाक्य भी हमेशा पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा। बशर्ते कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन लगभग 99% वाक्य अगर एक में पास्ट टेंस है तो दूसरे में भी पास्ट टेंस ही होगा। ऐसे नहीं है कि एक टेंस में तो पास्ट टेंस आ रखा है, आगे जाकर वो प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो गया। तो अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही आएगा, यानी काल में समानता होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं, देखो, ही केम यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, पास्ट टेंस से पता चल रहा है। ही के साथ केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, कम, केम, कम। तो सेकंड फॉर्म आई है तो हमें पता चल रहा है कौन सा टेंस है?
ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही केम यस्टरडे एंड इज गोइंग होम। अब देखो इज आर एम का प्रयोग तो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। शुरू में तो कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस आ गया। आगे कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये वाक्य गलत है। नीचे देखना, ही केम यस्टरडे बिल्कुल सिंपल पास्ट का वाक्य है। एंड एक कंजक्शन लगा दिया। और वेंट होम, वेंट भी देखो गो वेंट गोन, वेंट भी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस की ही बात कर रहा है। दोनों में कौन सा टेंस आया है? दोनों में सिंपल पास्ट टेंस है। तो वाक्य बिल्कुल सही है। यानी काल में समानता भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहला वाक्य तो पास्ट में आ गया, दूसरा प्रेजेंट में आ गया, वो वाक्य कैसा होगा? गलत होगा। तो ही केम यस्टरडे एंड वेंट होम सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है दोनों में, और दोनों में ही सिंपल पास्ट टेंस है। आपको समझ आ रहा होगा। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक है प्रोनाउन एग्रीमेंट, यानी सर्वनाम का मेल। यानी प्रोनाउन का भी अगर सही से उपयोग नहीं हो तो हमारा वाक्य गलत हो सकता है। यानी प्रोनाउन का भी सही से उपयोग ज़रूरी है। उदाहरण देखना, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी को मस्ट यानी अनिवार्य या जरूरी है, ब्रिंग यानी लाना, बुक यानी पुस्तक। यानी अर्थ क्या निकल रहा है? प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी बुक लाना अनिवार्य है। देर, ये बुक का अर्थ क्या हुआ? उनकी बुक, लेकिन लिखना क्या था? अपनी बुक यानी हिज बुक। तो इसका ये तो गलत हो गया। तो इसमें प्रोनाउन क्या यूज होना है? ये देर प्रोनाउन इसमें गलत है। अब देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग या तो हिज बुक या हर बुक। अब हिज बुक या हर बुक दोनों दे रखे हैं, तो कौन सा आना चाहिए? इसमें देखो, यहाँ तो एवरी स्टूडेंट है इसलिए हिज बुक भी सही है और हर बुक भी सही है। अगर किसी लड़के का नाम होता तो हिज आता, और लड़की अगर सी होती, सी का क्या बनता? हर बनता। ही का तो क्या हो जाता है? हिज हो जाता है। सी का क्या हो जाता है? हर। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज या हर बुक। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी बुक लाना अनिवार्य है। यानी प्रोनाउन का उपयोग भी बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब 4 नंबर पॉइंट है प्रीपोजिशन यूजेज। अब प्रीपोजिशन भी हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक अभी आया नहीं है, तो प्रीपोजिशन का भी सही से उपयोग होना ज़रूरी है। तो सही प्रीपोजिशन का चुनाव ज़रूरी होता है। जैसे देखो, सी इज़ गुड इन इंग्लिश। सी तो क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गुड यहाँ। और देखो इन, इन यहाँ क्या दे रखा है? इंग्लिश से पहले इन लग रखा है। इन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है, लेकिन इंग्लिश से पहले इन का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश से पहले एट का प्रयोग होता है। सी इज गुड एट इंग्लिश। सी इज गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश से पहले इन गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? एट इंग्लिश। वह इंग्लिश में बहुत अच्छी है, तो इन का प्रयोग नहीं आता है, यहाँ आता है एट का प्रयोग। याद रखना, सी इज़ गुड इन इंग्लिश गलत होता है, सी इज़ गुड एट इंग्लिश। हम जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो, सी इज़ गुड एट इंग्लिश होता है, इन इंग्लिश नहीं होता है। अब 5वां टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, ए एन द। जब भी आर्टिकल का प्रयोग भी बहुत सही ज़रूरी है, यानी काउंटेबल नाउन अगर ये गिनने योग्य कोई चीज़ है तो उसके पहले आर्टिकल ज़रूर लगाना है। जैसे ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो ये तो गलत है। अब देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें एच साइलेंट है, ऑनेस्ट बोला जा रहा है, तो ध्वनि किसकी आ रही है? स्वर की आ रही है। तो स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया? एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। साथ साथ आर्टिकल का भी अपना रिवीजन हो रहा है। तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और टेंस, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो, 6 नंबर टॉपिक है वर्ड ऑर्डर। हमें शब्दों के सही क्रम का भी ध्यान रखना जरूरी है। इंग्लिश वाक्य का सही स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक साधारण वाक्य की बात है। अब देखो ऑलवेज, ही, लेट, इज, ये वाक्य गलत है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ही पहले आ गया, उसके बाद में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर ऑलवेज एक तरह से एडवर्ब के रूप में आया है, फिर लेट। तो शब्दों का सही क्रम भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो ही इज ऑलवेज लेट, ये भी पता चल गया। अब साथ में देखें डबल नेगेटिव से बचें। एक ही वाक्य में अगर दो शब्द नेगेटिव आ रहे हैं तो वो नहीं लगाने चाहिए, वो वाक्य गलत होता है। तो डबल नेगेटिव से बचें। एक ही वाक्य में दो नेगेटिव शब्द नहीं होने चाहिए। पहले में देखो आई डू नॉट नीड नो हेल्प, यहाँ भी नोट आया है, आगे नो आ गया, दो नेगेटिव शब्द आए हैं इसलिए वाक्य गलत है। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, यानी वाक्य में एक ही नेगेटिव शब्द आना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव 8 नंबर पॉइंट है एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, हमने बात की थी। एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव तो क्या होता है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, वो तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। अब एडजेक्टिव तो नाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब करता है वर्ब को मॉडिफाई। ये आप सब पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि एडजेक्टिव तो नाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखना ही रन्स क्विक। अब यहाँ क्विक आया है जो कि एक इस रन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्विक यहाँ गलत है। ये क्या होना चाहिए था, ही रन्स क्विकली होना चाहिए था। जब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये क्विक शब्द गलत है। यहाँ क्विक की जगह क्या होना चाहिए था, क्विकली होना चाहिए। वह कैसे दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है। ही रन्स क्विकली यानी तेजी से। तो क्योंकि यहाँ गलत है, इसका याद रखना। जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एल वाई वाले ज़्यादा आते हैं वैसे भी शब्द। तो ही रन्स क्विकली, यहाँ क्विक गलत है, क्विकली बिल्कुल सही है। तो ही रन्स क्विकली। तो आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का भी ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव तो नाउन को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब 9 नंबर टॉपिक है रॉन्ग यूज ऑफ मॉडल। मॉडल का भी हमें ध्यान रखना है, किस मॉडल का क्या प्रयोग होता है, थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो मे और माइट शायद ये संभावना को व्यक्त करते हैं। शुड कर्तव्य पालन का बोध कराता है। चाहिए शुड कर सकता है चाहिए। कैन यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, यानी इसमें स्ट्रेंथ दर्शाई जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। अब देखना ही कैन टू स्विम, वह तैर सकता है, ऐसा कुछ वाक्य बन रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब मॉडल का प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ है, तो उसके साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ टू का कोई अर्थ नहीं है। ही कैन स्विम, मॉडल के साथ टू का प्रयोग करना कोई उचित नहीं है। तो ही कैन स्विम, वह है तैर सकता है, बिल्कुल सही वाक्य है। ही कैन टू स्विम, ये टू एक्स्ट्रा आया है, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह गलत था। अब 10वां टॉप पॉइंट है स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर। पंक्चुएशन अपन पढ़ चुके हैं, उनमें एरर किस प्रकार की होती है। स्पेलिंग, कई बार वाक्य में गलत स्पेलिंग भी दे दी जाती है, या पंक्चुएशन में भी एरर होता है। यानी हमें स्पेलिंग का तो ध्यान कम रखना है, उतना नहीं आता, लेकिन हमें मॉडल को देखना है, एडजेक्टिव को देखना है, एडवर्ब को देखना है, आर्टिकल को देखना है, प्रीपोजिशन को देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है। इम्पोर्टेंट तो यही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है और टेंस को देखना है कि दोनों टेंस अगर दो आए हैं तो दोनों एक ही टेंस में हैं या नहीं हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आता। करेक्शन ऑफ सेंटेंस का ही क्वेश्चन नहीं, अगर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है तब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। जब टेंस का क्वेश्चन आएगा तब भी आपको ध्यान रखना है। और जब कन्फ्यूज वर्ड वाले आए, चाहे एरर वाला आए, चाहे ट्रांसलेशन वाला आए, इन सब में हमें
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस वाले सब ध्यान रखने हैं। इनके साथ ही इनकी सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएगी। अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर हम ट्रिक लगा सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को सही करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन ट्रिक को आप ध्यान रखें कि कौन सी ट्रिक लग रही है, कौन से एग्जामिनर ने कहाँ गलती की है, उसको पकड़ें, उस ऑप्शन को काट दें, बाकी जो लास्ट में बच जाए वो ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े इजी लेवल के पूछे जाएंगे, क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंस टॉपिक एक हार्ड टॉपिक है। इसमें कितने भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े इजी लेवल के पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है वो इजी लेवल यहाँ तक होगा कि उसमें लगभग वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन देगा या टेंस वाले क्वेश्चन देगा, जिसमें वो आपको टेंस गलत देगा, कभी आर्टिकल गलत देगा या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत देगा। अगर इन 3-4 चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो आप उस क्वेश्चन में गलती पकड़ लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो आप कर नहीं पाओगे, आपको इजी ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो तो कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हैं। आज के क्वेश्चन भी सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, पटवार, SI, CET, वीडियो मैन्स, अकाउंटेंट, इन सभी भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बड़ी बड़ी भर्तियां होती है। लेकिन आपको तो उन ट्रिक को समझना है कि कौन सा पर्सन कौन सी ट्रिक के आधार पर आ रहा है। आपके इजी क्वेश्चन आएंगे, आप उन ट्रिक का थोड़ा भी अध्ययन करेंगे तो आप वो पर्सन सही कर पाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन CET में पूछा गया था, दूसरा भी CET में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार बात करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या कहा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी बिल्कुल इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, जो अप्रोप्रिएट है, हमें उसके बारे में लिखना है। यानी जो इन 4 सेंटेंस में से जो सही है वो सेंटेंस हमें आंसर देना है। तो आप देख लो एक बार इनको। पहला देखो, ही वॉज लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। टेंस वाला नियम लगेगा। इनमें दो वाक्य रखे हैं। ही हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। तीसरा है ही हैड लिव्ड इन लंडन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम। इन चारों ऑप्शन को जब हमने पढ़ा तो हमें इसमें कुछ समानताएं दिखाई दी। इसमें हमें टेंस वाला जब नियम पढ़ा था, हमने बहुत क्वेश्चन किए थे, वो नियम दोबारा इसमें निकल के आ रहा है। हमने पढ़ा था, इसमें देखो एक आ रहा है फॉर 2 years, हमने पढ़ा था वो वहाँ 2 साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है। अगर अवधि की बात कर रहे हैं 2 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग हमने पढ़ा था। अब फॉर और सिंस का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, अगर हमें यही बात पता है एक छोटी सी, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न सही हो सकता था। हमें पता है कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, अब यहाँ कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है हम देख लेंगे। दो वाक्य आ रखे हैं तो दोनों वाक्य एक ही टेंस में होने चाहिए, यानी पास्ट में है तो पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन पहली ट्रिक थी फॉर 2 years वाली, यानी कौन से टेंस में लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ देखो वाक्य किस में दे रखे हैं, पास्ट में ही दे रखे हैं सारे। तो पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैड बीन प्लस ING। तो इसमें देखो, तो इसमें तो उत्तरी आ गया, ही हैड बीन लिविंग, यानी हैड बीन प्लस ING इन लंदन फॉर 2 years। फिर व्हेन आई विजिटेड हिम, दूसरा आई विजिटेड हिम, यानी ये तो वाक्य सिंपल पास्ट में है। व्हेन आई विजिटेड हिम, सब में ये सेम दे रखा है, सिंपल पास्ट का वाक्य था तो ये तो वैसे ही सही था। देखना था शुरू में, तो शुरू में हमें बताया फॉर 2 years, यानी फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैड बीन प्लस ING। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले में देखना वाज लिविंग,
वाज लिविंग तो सही है, पास्ट ही है, लेकिन यहाँ फॉर 2 ईयर्स का प्रयोग नहीं होता। लिव्ड, ही लिव्ड, ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन 2 ईयर्स वाला प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें याद रखना है फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, उसमें प्रजेंट में तो होता है तो हैज है, बीन प्लस आईएनजी, पास्ट में हैड बीन प्लस आईएनजी लगता है। और ये दोनों वाक्य जिस वाक्य में हो उसी में होने चाहिए, यानी ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। आप समझ चुके हैं अच्छे से क्वेश्चन को, इस नियम को आप लगा लेना। आगे चलते हैं। ये नियम जो पहला क्वेश्चन है, ये नियम बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। फिर शीटिंग पूछा गया था, सही बताना है आपको चारों से। चारों में देखो इन ए वीक्स टाइम, सब में सेम दे रखा है इन ए वीक्स टाइम, यानी एक सप्ताह का समय है कोई, एक सप्ताह के अंदर। आई विल बी कम्प्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। आई विल बी कम्प्लीट माई वर्क, आई विल कम्प्लीट माई वर्क, आई विल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। अब इसमें ऑप्शन नंबर देखो, आई विल बी आ गया। मान लो विल बी, या तो ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस में है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में है तो यहाँ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आईएनजी होनी चाहिए, इसलिए कट गया। और ऊपर वाला देखो आई विल बी कंप्लीटेड, ये तो विल बी कंप्लीटेड है, मान लो ये पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पैसिव वॉइस का तो अपन कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। आई विल कंप्लीट माई वर्क, लेकिन हमें पता है परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट तो होता है मैं पढ़ता हूँ, नॉर्मली बातें होती है। फिर वो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, रहे हूँ। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट में कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है या कोई काम बहुत पहले पूरा हुआ था, वो लगता है पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में कोई काम अभी जस्ट थोड़े दिनों के बाद फिक्स टाइम में पूरा होगा, उसके लिए परफेक्ट टेंस यानी इन ए वीक टाइम, यानी एक सप्ताह के टाइम के अंदर आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं एक सप्ताह के अंदर, मान लो आई विल हैव कंप्लीट, विल हैव आया है, कंप्लीटेड आया है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट टेंस की बात है, परफेक्ट टेंस में काम का पूरा होना दर्शाया जाता है, तो एक सप्ताह के भीतर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परफेक्ट टेंस की बात थी, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक इसके जैसे सेज के नीचे क्या लगा रखा है, अंडरलाइन कर रखी है। इसने कहा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर सेज द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोइम, लेकिन इस सेज की जगह अपन दूसरा शब्द क्या लगा सकते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। देखो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हम किस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर सेज यानी कहता है, द आइडिया यानी विचार, ब्यूटीफुली यानी सुंदरता से, इन हिज पोइम, रामधारी सिंह दिनकर अपने विचारों को सुंदरता के साथ कविताओं में व्यक्त करते हैं, ये कह रहा है ना। तो अब सेज की तरह सही क्या लगा सकते हैं, देखो प्रोक्लेम्स यानी घोषणा करना, वह घोषणा करता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल गलत है। स्पीक्स यानी बोलना, ये भी सटीक नहीं बैठ रहा। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, वर्णन करना भी यहाँ बिल्कुल सटीक नहीं है। यहाँ देखो एक्सप्रेसेज यानी व्यक्त करना, सबसे सही जवाब है एक्सप्रेसेज। रामधारी सिंह दिनकर एक्सप्रेसेज द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोइम, रामधारी सिंह दिनकर अपने कविताओं में अपने विचारों को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त करते हैं। सो सेज की जगह क्या लगा सकते हैं, एक्सप्रेसेज, बिल्कुल सही है डी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी याद रखना, क्या पता कोई पर्सन डायरेक्ट हूबहू छप जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर सेज की जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्रेसेज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें रिक्त स्थान बनना है। आई लाइक टू टेलीविज़न इन द इवनिंग, आई लाइक टू मैं पसंद करता हूँ टेलीविज़न इन द इवनिंग। सी यानी देखना, लुक यानी देखना, वॉच यानी देखना, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना। अब इसमें हमें पता चल रहा है मैं पसंद करता हूँ टीवी देखना, देखने की बात हो रही है तो ऑब्जर्व तो इसमें नहीं आएगा। बात करते हैं सी यानी देखना, लुक यानी देखना और वॉच यानी देखना। अब तीनों का ये अर्थ देखना है, लेकिन टेलीविज़न देखने के संबंध में कौन सा वर्ड यूज करते हैं।
देखो सी यानी देखना, यानी सामान्य तौर पर देखना। जैसे सी ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा, तब तो लगाते हैं सी, तो ये तो सामान्य देखने के लिए आता है। लुक यानी देखना, कोई चीज़ को देखते हैं। लुक एट द स्काई यानी आसमान की तरफ देखो, तब क्या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो लुक का प्रयोग करते हैं, तो लुक भी गलत है। वॉच यानी देखना, टेलीविज़न के संदर्भ में वॉच सही है, ऑप्शन नंबर 6 सही है। आई लाइक टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू वॉच। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, वॉच है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस, वर्ड बताओ जो इसको कंप्लीट करे सेंटेंस को। वी मस्ट लीव अर्ली, वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं, हाउ एवर दे रखा है, मोर ओवर दे रखा है, अनलेस दे रखा है, अदरवाइज दे रखा है। अर्थ क्या निकला इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है, अदरवाइज। वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट, अगर हम जल्दी नहीं निकले अन्यथा हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। हमें जल्दी निकलना चाहिए वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, अदरवाइज यानी अन्यथा या नहीं तो। ये अर्थ निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार देख लो आप, अदरवाइज का अर्थ होता है नहीं तो या अन्यथा, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आपके। अदरवाइज यानी का अर्थ होता है नहीं तो या अन्यथा, जब दो स्थितियों को आपस में कारण और परिणाम के रूप में जोड़ता है। कारण और परिणाम क्या होता है, वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट, वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। तो ये कारण और परिणाम के रूप में जोड़ रहा है, नहीं तो या अन्यथा। हावेवर, हावेवर का अर्थ क्या होता है, हालांकि। हावेवर का अर्थ होता है हालांकि, जो विपरीत विचार जोड़ता है, जो यहाँ फिट नहीं बैठता। मोर ओवर का अर्थ होता है इसके अलावा, मोर ओवर यानी और ज़्यादा जानकारी देता है। ये कारण परिणाम की बात है जो नई जानकारी जोड़ता है। तो अनलेस यानी जब तक नहीं, ये तो एक शर्त के लिए उपयोग होता है जिसका वाक्य में कोई चेतावनी परिणाम शर्त है नहीं। तो देख लो इनका अर्थ देख लो दोबारा आप, अनलेस यानी जब तक नहीं, मोर ओवर यानी इसके अलावा और भी जानकारियाँ, हावेवर यानी हालांकि, अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा। तो वी मस्ट अर्ली अदरवाइज वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट, हमें जल्दी लिखना चाहिए नहीं तो हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ बनना है। ऑफ द थ्री टी कॉफ़ी एंड कोको द इज हिज फेवरेट, यानी ऑफ द थ्री तीन चीज़ें दी गई है, टी है, कॉफ़ी है, कोको है। कोको यानी कोको कोला होगी। अब देखो लेटेस्ट आएगा, लेटर आएगा, लेटर आएगा, लास्ट आएगा। अब आपको बताना है ऑन द थ्री टी कॉफ़ी कोको, ये बात कर रहा है दे भी लगाया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। द लास्ट यानी तीसरे नंबर का है वो, द लास्ट इज हिज फेवरेट, तो तीसरा नंबर लास्ट है वो उसकी फेवरेट है, तो द लास्ट इज हिज फेवरेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑफ द थ्री टी कॉफ़ी कोको द लास्ट इज हिज फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, वह ऑप्शन करना है जो इसको कंप्लीट करे। आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ इज द मोस्ट लास्टिंग, तो आवर फर्स्ट इम्प्रेशन, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, रिजेक्ट तो आना ही नहीं है। देखो हमारा सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं किसी चीज़ पर, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा किसी चीज़ पर जो पहला इम्प्रेशन होता है, इज द मोस्ट लास्टिंग, वह लास्ट तक बना रहता है। आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ पर हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है, हम बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी पहला इम्प्रेशन जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वह लास्ट तक बना रहता है। तो आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ द मोस्ट लास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट, जो नेक्स्ट कैंडिडेट आया वो फ्यू मिनट लेट था, यानी ए फ्यू यानी बहुत कम मिनट लेट था, इसलिए उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो इसमें ऑप्शन देखो, डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट नीड टू, हैड नॉट गोट टू, तो बिल्कुल ही गलत है। हैड नॉट हैव टू ये भी गलत ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन सही है डिड नॉट हैव टू, ऑप्शन नंबर ए।
he did not have to wait long as the next candidate was only a few minutes late। इसमें सही ऑप्शन है did not have to। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। जो सेंटेंस सही है हमें वो चूज करना है। यहाँ देखो एक कहावत दी हुई है नो बडी लाइज फॉर एवर, नो बडी लाइज फॉर एवर। अब देखो नो बॉडी लाइव्स फॉर एवर, कोई भी हमेशा के लिए नहीं जीता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बाकी गलत क्यों है वो देखो, नो बॉडी लाइज फॉर एवर ये एक ही शब्द है, अलग अलग लिख रखा है अगले ने, इसलिए ये गलत है। फॉर एवर एक साथ होता है। एवरी वन लाइव्स फॉर एवर, प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए जीता है, ये तो गलत बात है। नो बॉडी वांट्स टू लाइव, ये तो वैसे ही गलत लिखा हुआ है। साधना था हमें नो बॉडी लिव्स फॉर एवर, कोई भी हमेशा के लिए नहीं जीतता है, बिल्कुल सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप टू 4 पार्ट। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसने 4 पार्ट हैं, यानी ये 4 पार्ट एक ही सेंटेंस के हैं। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, यानी नीचे जो एक सेंटेंस है उसके 4 पार्ट करके दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पार्ट गलत है। यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि इन चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट रॉन्ग है, ये भी पहले पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब देखो सेंटेंस क्या है, द वर्स्ट इंसिडेंट इन्वॉल्व्ड ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इनसेन आफ्टर अबाउट 4 days। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आप बताओ, कौन से ऑप्शन में दिक्कत है। अब देखो द वर्स्ट इंसिडेंट कोई गलती नहीं है सब्जेक्ट वाले में, बिल्कुल सही है। इन्वॉल्व्ड ए स्टाफ मेंबर बिल्कुल सही बात है। आफ्टर अबाउट 4 days इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर से गलत है। अब गलत क्यों है देखो, हु वेंट, वेंट तो इसमें क्या है वर्ब है। अब कंप्लीट, कंप्लीट यानी क्या है, कंप्लीट इसमें एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इनसेन भी यहाँ क्या है एडजेक्टिव है, कंप्लीट भी एडजेक्टिव है, इनसेन भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, एक एडवर्ब होना चाहिए था। यानी कंप्लीट भी एडजेक्टिव है, इनसेन भी एडजेक्टिव है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब देख लो नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट एक एडजेक्टिव है लेकिन इनसेन भी एक एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव सीधे सीधे एक दूसरे के पहले नहीं लगाए जाते हैं तब तक कि एक को एडवर्ब नहीं बनाया जाए, यानी इनमें से एक को एडवर्ब बनाना बहुत ज़रूरी है। सही वाक्य क्या होना चाहिए, हु वेंट कंप्लीटली इनसेन, यानी कंप्लीट के एल वाई लगा दो तो कंप्लीटली ये एडवर्ब बन जाएगा और इनसेन को ये मॉडिफाई कर देगा। एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, ये सब होती है एडवर्ब। तो ये दोनों एडजेक्टिव तो एक साथ नहीं आ सकती थी, लेकिन जब कंप्लीटली बना दिया, एक को हमने एडवर्ब बना दिया, तब वो सही हो जाएगी। तो हु वेंट कंप्लीटली इनसेन, तो गलत था ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस बताना है, रिले चीपली ऑन योर ओवन एफर्ट्स। ऑन योर ओन एफर्ट तो सब में सेम ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो रिले चीपली, चीपली ये भी चीप यानी प्रमुखतया, प्रमुखतया ऑन योर ओवन रिपोर्ट्स, यानी मुख्य रूप से अपने प्रयासों पर निर्भर रहो, ये ऐसी कोई कहावत है। तो इनमें से देखो रिपीट यानी दोहराना, ऐसा कुछ इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है। रियलाइज यानी अनुभव करना, इसका भी अर्थ निकल रहा। ये देखो पहला रिले, रिले यानी दौड़ होती है ना, रिले दौड़, बार बार दोबारा दोहराना, उसका भी अर्थ नहीं लिख रहा है। ऑप्शन नंबर ब सही है। रैली RELY, रैली का अर्थ होता है निर्भर करना, यानी वाक्य क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से अपने प्रयासों पर निर्भर रहो। रैली चीपली ऑन योर ओवन एफर्ट्स, रैली चीपली ऑन योर ओवन एफर्ट्स, मुख्य रूप से अपने प्रयासों पर निर्भर रहो। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना RELY, रैली का अर्थ होता है निर्भर करना। क्वेश्चन नंबर 12 है द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप टू 4 पार्ट्स, हम पढ़ चुके हैं। चूज द पार्ट विच ग्रामेटिकली रॉन्ग, जो पार्ट रॉन्ग है उसके बारे में बताना है। आप देख लो एक बार, फॉर द यंग एंड मोटिवेटेड इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमिजेज ऑफ मीनिंगफुल स्टार्टअप। इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है।
देखो फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड बिल्कुल सही था। अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमिजेज ये क्या है, बहुवचन में सही है। ओ मीनिंगफुल स्टार्टअप ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज और प्रोमिजेज बहुवचन था, तो इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ, इसमें क्या गलत है, इज लॉट ऑफ गलत है। पहली बात तो यहाँ इजी नहीं होना चाहिए था, फिर लोटोप नहीं ए लोटोप होना चाहिए था। इज ए लोटोप हो सकता था अगर ये एक वचन हो, लेकिन ये भी बहुवचन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमिजेज बहुवचन है, इसलिए यहाँ देर आर ए लोटोप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इज की जगह तो आर होना चाहिए था, लोटोप की जगह ए लोटोप होता है हमेशा ही, तो देर आर ए लोटोप होना चाहिए था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग बाय करेक्ट ऑप्शन। देर वाज ए रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबर्स। देर वाज ए रेगुलर यानी नियमित तौर पर, बिटवीन यानी दोनों के बीच में, यानी मर्चेंट्स और लेबर के बीच में कोई झगड़े की बात चल रही है, तो क्या आएगा, फाइट यानी लड़ना, बैटल यानी लड़ना, वार यानी युद्ध, ये सारे हैं, तो कौन सा आएगा। जब भी हम इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जब भी हम दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई होती है या दो समूह के बीच में कोई लड़ाई होती है, तो उसके लिए फाइट सही आंसर है। लेकिन जब कोई दो देशों के बीच बड़े स्तर पर कोई लड़ाई होती है, तो उसको बोलते हैं बैटल या वार। ये दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं फाइट होती है, जो दो लोगों के बीच या दो समूह के बीच। तो यहाँ दो समूह के बीच लड़ाई होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए फाइट सही है। देयर वाज ए रेगुलर फाइट बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, हमें इसको करेक्ट सेंटेंस बताना है। नीचे वाले में क्या देखा है, इफ़ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, ये इनकरेक्ट है, हमें इसका सही बताना है। अब देखो इफ़ इट रेन्स, ये तो अवश्य देख लो आप कि ये कौन सी टेंस में लिखा हो। इफ़ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, देखो आई वाज नॉट गोइंग टू द पार्क इफ़ इट रेन्स, ये मान लो इट रेन्स प्रेजेंट में होगा, कोई शर्त वाला वाक्य है, लेकिन इधर वाज पास्ट में, ये तो आना नहीं है। इधर देखो आई वुड नॉट बी गोइंग टू द पार्क इफ इट रेन्स, ये वुड भी विल का पास्ट टेंस से होता है, तो ये भी नहीं आना है। लेकिन आई शुड कोई कर्तव्य बताता है या चाहिए का अर्थ होता है, वो भी यहाँ नहीं कर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो आई विल नॉट गो टू द पार्क, तो ये फ्यूचर टेंस दर्शा देगा कि अगर बारिश होती है तो मैं आज पार्क नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ये देखो डिग्री का प्रश्न है, हमने डिग्री की बात बहुत कम की है, लेकिन फिर भी आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का तो प्रश्न वैसे भी बहुत कम आता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सामान्य रूप होता है किसी एडजेक्टिव का, यानी कोई ब्यूटीफुल नाम आ जाए तो उसकी विशेषता बता रहा है, वो तो होती है पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, उसमें दो के बीच में तुलना होती है, दो के बीच में तुलना होती है। जैसे देखो ब्यूटीफुल नाम है, ब्यूटीफुल तो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, हमने इसके पीछे मोर लगा दिया, MORE, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री हो गया, और कंपेरेटिव डिग्री में THAN देन का प्रयोग होता है। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की बात हमने आर्टिकल में की है, उसमें मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट का प्रयोग होता है, या EAST लगता है, जैसे ग्रेटेस्ट, मोस्ट लगा है तो EAST नहीं लगेगा, वरना मोस्ट लग जाएगा। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, और मोस्ट से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं, या मोस्ट नहीं आएगा तो EAST लगेगा, जैसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के पहले द लगा दो तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन देखो ग्रेटर, ER जुड़ जाए, ER के पहले क्या लगेगा, बाद में देन लगेगा, तो ER कौन सी होती है, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ देखना कौन सा सही है, सुरेश इज टालर देन आई एम, सुरेश इज आ गया, टालर, टालर, टालेस्ट, तो टालर ER जुड़ रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री है, बिल्कुल। देन का प्रयोग हुआ है, सही है, आई एम सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे वाली गलत क्यों वो देख लेना, सुरेश इज द टालर, अब देखो द का प्रयोग तो
सुपरलेटिव में होता है, यानी टालर की जगह क्या होना चाहिए, टालेस्ट होना चाहिए था। और देन का प्रयोग दे का दोनों एक साथ नहीं होते, ये तो गलत है। सुरेश इज द टालेस्ट, द टालेस्ट तो सही है, सुपरलेटिव है, लेकिन देन का प्रयोग तो कंपैरेटिव में होता है, इसलिए गलत है। सुरेश इज मोर टालर, जब टाल में ई आर जुड़ गया तो मोर की तो आवश्यकता ही नहीं है। जिसमें ई आर वाली फॉर्म नहीं जुड़ती उसमें जुड़ता है मोर, और उसमें जुड़ता है मोस्ट, लेकिन इसमें तो ई आर और ई एस टी जुड़ती है, तो मोर का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों एक साथ की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सुरेश इज टालर देन आई एम, यानी देखो पॉजिटिव डिग्री तो होती है, जैसे मान लो टाल, ये टाल तो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। जब इसमें ई आर लगा दिया वो क्या हो गई, कंपेरेटिव डिग्री। जब टालर में ई एस टी लगा दिया वो हो गई सुपरलेटिव। ई एस टी से पहले तो दे लगाओ और ई आर के बाद में क्या लगाओ, देन लगाओ, ये है कंपेरेटिव, ये है सुपरलेटिव। पहला ये, अगर जिसमें ई आर और ई एस टी वाली फॉर्म नहीं लगती उसमें, जैसे मान लो ब्यूटीफुल शब्द है, ब्यूटीफुल तो है पॉजिटिव डिग्री में, अब इसके हम ई आर तो जुड़ेगा नहीं, ब्यूटीफुल यहाँ तो होता नहीं है, तो इसमें लगेगा मोर, मोर ब्यूटीफुल, तो ये तो हो गई कंपेरेटिव, आगे देन लगा दो। और ये हो गई मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके पहले दे लगा दो। ये तीनों डिग्री आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू थिंक इज इनकरेक्ट टू द गिवन सेंटेंस, यानी इनमें से 4 पार्ट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। नेहरू वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज़ लेड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कुछ भी हो वाक्य, हमें क्या मतलब है। नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, पहले देखो द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दे रखी है। नेहरू वाज, हमें ये पता चल रहा है वाज आ रहा है तो पास्ट टेंस है। आगे देखो हु, इसमें देखो नेहरू वाज, कोई गलती हो ही नहीं सकती, नेहरू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा हुआ है, ई एस टी है, कोई दिक्कत नहीं है। द नॉन अलाइंड मोमेंट, इसमें वैसे भी कोई गलती नहीं नज़र आ रही। अब देखो हु हैज़ लेड, हमें पता है वाज आया है तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, लेकिन जब यहाँ हु आ गया तो उसके आगे हैज़ दे रखा है। हैज़ और हैव का प्रयोग तो कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो हैज़ कैसे आ सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 गलत है। हैज़ की जगह क्या होना चाहिए था, डायरेक्ट लेड हो जाता, हु लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाती तो सिंपल पास्ट बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हैज़ गलत है, यहाँ हैज़ नहीं आना चाहिए था। हैज़ प्रेजेंट को दर्शाता है, जबकि यहाँ पीछे वाज आ रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। वही टेंस वाली बात है, आप इस ट्रिक को तो बार बार लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द अल्टरनेटिव। सी इज देन हर सिस्टर, हमें पता है वही डिग्री की बात है, देन आ रखा है यानी कंपेरेटिव डिग्री है। अब कंपेरेटिव डिग्री में तो वेरी प्रीटी तो होता नहीं है, मोस्ट सुपरलेटिव में लगता है। मोर प्रीटियर, जब ई आर लगाया तो मोर की ज़रूरत है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर, एक कंपेरेटिव डिग्री की बात है, डिग्री का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, हम इतनी बात तो कर चुके हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन 4 पार्ट में है, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो बताना है। तो देखो ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही हैड टाइम ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। देखो टोल्ड कौन से में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, हैड किस में है, पास्ट में है। जब इतना सारा वाक्य ही पास्ट में है तो यहाँ ही विल बी विजिटिंग, विल बी तो फ्यूचर की बात कर रहा है, जब आधा वाक्य पास्ट में है तो आगे वाला फ्यूचर में कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ही विल बी विजिटिंग गलत है क्योंकि ये फ्यूचर में है। आप तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस का ध्यान दो, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ये डिग्री वाले रहेंगे ये तो इजी हैं, ये तो आप कर ही लोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कौन से पार्ट में गलती है। देखो पहले वाक्य पढ़ लो, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द वाइंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। कोई भी वाक्य है हमें क्या, हमें देखना है ऑप्शन क्या दे रखे हैं। आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, इसमें देखो ऑफ एन ओल्ड हाउस, ओ के पहले एन लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब भी हवा बहती है, ऑल द विंडोज रैटल, तो खिड़कियों में आवाज़ आती है, ये चारों ही चाहिए, इसमें पहला गलत है। अब पहला गलत क्यों है इसमें आप देखना,
आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर। ये आपके लिए आर्टिकल का भी प्रश्न है, वैसे ए नहीं आना चाहिए था। आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर गलत है। गलत क्यों है? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, यानी कोई बिल्डिंग है उसके जब तो टॉप जो फ्लोर है उस पर मैं रहता हूँ, यानी कोई स्पेशल फ्लोर है जो टॉप में सबसे ऊंचे जब फ्लोर की बात हो तो उसमें हमेशा द लगता है। देखो ए टॉप फ्लोर कहना व्याकरणिक रूप से गलत है। टॉप फ्लोर एक स्पेसिफिक पोजीशन दर्शाता है, और जब किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की बात की जाती है तो उसके साथ द का प्रयोग होता है, इसीलिए ये प्रश्न आर्टिकल का बन रहा था। और जब आपको ये बात पता हो कि टॉप फ्लोर की बात है और सबसे पहले तो ए लगाते हैं, यानी छोटा सा एक को देखना था, ए गलत था इसके अंदर, और एक की जगह किसका यूज होता है? द का। आर्टिकल में भी याद रखना, जब भी टॉप फ्लोर की बात हो या जब किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की बात की जाती है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? पहले अपन इफ़ देर इज़ नो मिस्टेक देन द आंसर इज़ नो एरर। अगर कोई मिस्टेक ही नहीं है तो आप नो एरर लगा देना, ये तो सबको ही पता है। तो अब वाक्य क्या है? लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, पास्ट टेंस की बातें हैं। द तालिबान कैप्चर गुणेंतर यानी 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। नो एरर तो बाद में देखेंगे, पहले देखो लास्ट में मंथ द तालिबान, इसमें तो सब्जेक्ट वाली बातें हैं, कोई गलती है ही नहीं। फ्रॉम द अफगान मूवमेंट, इसमें भी कोई गलती नहीं है, गलती या तो इसमें है या है ही नहीं। अब देखो कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट, लास्ट मंथ द तालिबान तो क्या है? सब्जेक्ट है। अब लास्ट मंथ से हमें पता चल रहा है कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस सिंपल पास्ट अगर होगा तो उसमें तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर परफेक्ट हुआ तो हैड का प्रयोग है, तो हैड का तो इसमें है नहीं, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो द तालिबान कैप्चर्ड, अब सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ क्या दे रखी है? कैप्चर दे रखी है। कैप्चर तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए तो इसमें गलती कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। कैप्चर की जगह क्या होना चाहिए? कैप्चर्ड होना चाहिए था। और 69 बहुत ज़्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट है ये, तो एक ही जिला थोड़ी है 69, तो इसमें भी एस लगा हुआ होना चाहिए था। तो देखो कैप्चर होना चाहिए था, कैप्चर की जगह क्या होना चाहिए था? कैप्चर्ड। और डिस्ट्रिक्ट की जगह क्या होना चाहिए था? डिस्ट्रिक्ट्स, एस और लगा हुआ होना चाहिए था। इसमें कैप्चर गलत है क्योंकि लास्ट मंथ से हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो हमें इसमें सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, इसमें भी एस लगना चाहिए था, यही गलती थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। कौन से में एरर है? नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। देखो नो सूनर डिड ही सी द टीचर, इसमें एक ही ट्रिक थी, व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। स्टॉप्ड कॉपिंग तो कोई गलती नहीं है, नो सूनर से वाक्य शुरू हो रहा है तो बिल्कुल सही है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, इसमें गलत है से नंबर ऑप्शन व्हेन ही। हमें पता है जब भी नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ व्हेन का प्रयोग नहीं होता है, नो सूनर के साथ तो देन का प्रयोग होता है। यहाँ क्या आना चाहिए था? व्हेन द आना चाहिए था। ये वेन है ना, वेन की जगह क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए था। नो सूनर डिड द सी हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर देन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, उसने कॉपी को स्टॉप्ड कर दिया। तो देखो याद रखना, नो सूनर के साथ वेन का प्रयोग नहीं होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सूनर वाला वाक्य है तो आप इस देन वाले को देखना कि नो सूनर के साथ वेन का प्रयोग गलत है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, इस बात को याद रखना, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ एरर। माई लॉन विच इज़ ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। देखो माई लॉन यानी मेरा बगीचा बिल्कुल सही है। विच इज़ ओवरग्रोन, ओवरग्रोन होता है बहुत ज़्यादा घास उगाई है, बिल्कुल सही है। मेरा बगीचा जो ओवरग्रोन यानी उसमें बहुत ज़्यादा घास उगाई है। नीड्स, बिल्कुल एक बगीचे की बात है तो नीड्स आया है, सही है। वीडिंग, उसमें नीड्स वीडिंग भी सही है क्योंकि घास की सफाई की ज़रूरत है, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए नो एरर। माई लॉन भी सही था, विच इज़ ओवरग्रोन भी सही है, नीड्स वीडिंग भी सही है। देखो ओवरग्रोन का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा घास उगना, नीड्स वीडिंग है घास की सफाई की ज़रूरत है। यही वाक्य दोबारा आए तो इसमें आएगा हमेशा नो एरर। माई लॉन विच इज़ ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं।
अब तक हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात की है जो बड़ी बड़ी एग्जाम में भी पूछे गए थे, लेकिन उनमें छोटी छोटी ट्रिक थी। उनके आधार आप इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक के आधार पर इन क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं, चाहे एग्जाम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ट्रिक तो वही छोटी छोटी लगनी है जिनके आधार पर आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जो और भी थोड़े हार्ड लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, लेकिन उनको भी आपको देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी कैसे सही होते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो क्या शब्द आएगा, किस लिए बात कही जा रही है? टेस्ट, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन। यानी एनी इरेगुलरिटी की बात हो रही है, यानी अनियमितता पाई गई है कोई इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी हमेशा क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। टेस्ट नहीं, एग्जामिन नहीं, इंटरोगेशन नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्वेस्टिगेशन। एनी इरेगुलरिटी यानी कोई अनियमितता पाई गई है इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू विच हिज द सेंटेंस कैन बी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। पर्सन क्या दिया है? नो आई हैव नोट। नो और यस वाले वाक्य हैं। नो आई हैव नोट, हैव का प्रयोग हुआ है, हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब देखो हमें नीचे वाला पर्सन क्या पूछा गया था, ये था हैज यू। अभी हैव दे रखा है तो हैज यू क्यों लगाएं? हैज यू के साथ तो वैसे भी हैज नहीं आता, तो ये तो वैसे ही गलत था। इज योर होमवर्क कंप्लीटेड। इज योर ये सब वाक्य में ऊपर कुछ आया ही नहीं है, नो वाले वाक्य हैं। डिड यू भी इसमें पास्ट टेंस की तो बात ही नहीं है। हैव यू, हैव आया है। यू, आई का यू हो जाता है जब पर्सन पूछते हैं, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हैव नोट। यस और नो वाले वाक्य हैं वो उसी टेंस में होंगे जिसमें उत्तर है, उसी टेंस में पर्सन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हैव का प्रयोग हुआ था, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेज। ये फ्रेजेज का दिया हुआ है कोई, इसमें आप बिल्कुल सीक्वेंस बताना है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो PQRS है, एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट कैन बी टेक ऑन द टेबल। ये वाक्य यहाँ से स्टार्ट है, दिस डॉक्यूमेंट से। देखो ये दिस डॉक्यूमेंट है, यहाँ से वाक्य स्टार्ट है। दिस डॉक्यूमेंट P वाला है, एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट Q वाला है, कैन वी टेक R वाला है, और ऑन द टेबल S वाला है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य सही है, किसके अनुसार क्रम है, ये आपको बताना है। तो ये स्टार्ट हो रहा है कैन से। देखो कैन वी टेक, कैन वी टेक यानी पहले इसमें आ रहा है आर वाला, आर वाला पहले और तीसरे में है। फिर आएगा दिस डॉक्यूमेंट, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट यानी आर और पी, आर और पी यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा शायद। कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल और एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। सही है वाक्य ऐसा है, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। ये आपको क्रम से जचाना था। क्वेश्चन नंबर 1 और था 16 का पूछा हुआ है, हाईकोर्ट LDC में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड आई एम योर सिंसियरली। अब इसमें कौन सा सही है? योर सिंसियरली, नो इम्प्रूवमेंट, योर सिंसियरली। इसमें योर सिंसियरली के लिए कौन सा शब्द लगा सकते हैं? देखो योर और एस, एस ये देखो WOUR और एस, ये क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। लेकिन ये क्या पोजीशन यानी आपको अधिकार बताता है, लेकिन यहाँ अधिकार की कोई वैसी बात नहीं है। योर्स डायरेक्ट एक वर्ड होता है YOURS, योर्स आना चाहिए था, इस अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखो योर, इसमें जो सेम ही दे रखा है तो ये वैसे ही गलत है। ये इसके आगे जो ये चिन्ह लगाया है इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें सही है योर सिंसियरली, यानी ये एस जो अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है वो गलत है, योर्स आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चल, एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, प्रोवर्ब होती है कहावत, विच ऑफ द वन इज द करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। यानी नीचे 4 कहावत या मुहावरे दिए हुए हैं, उनके संबंध में कौन सी बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं है वो बतानी है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बाकी देखो, डोंट जज ए बुक बाय देयर कवर, इसका अर्थ क्या होता है नीचे देख लो आप, डोंट जज ए बुक बाय देयर कवर। ये यहाँ देखो देयर कवर नहीं होता, इसका होता इट्स कवर।
इट्स कवर। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी चीज़ को सिर्फ उसके बाहरी रूप से मत आंको। तो डो नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर होता है, यहाँ क्या दे रखा है, देयर कवर, इसलिए गलत है। देखो ए एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ए एप्पल यानी सेव, लेकिन गिनने योग्य तो आर्टिकल लगाएंगे। एप्पल में सवर की ध्वनि है तो एन लगना चाहिए था, इसने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो इसलिए गलत है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज़ एक सेव खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये भी गलत है। लास्ट वाला देखो, वेयर देयर्स इज ए विल देयर्स इज ए वे। तो ये इसमें देखो जो ये पहला वाला है, ये देखो वेयर देर, ये THEIR वाला नहीं था, ये THERE वाला एस वाला है। वेयर देयर्स ए विल देयर्स ए वे, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता भी होता है। अगर आपको नौकरी लगने की चाह है तो वहाँ आपको रास्ता भी ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता भी होता है, लेकिन ये देर और ये देर, आगे वाला देर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ये देर नहीं था, THERE वाला देर था, इसलिए ये भी गलत था। बी वाला बिल्कुल सही था। क्लीनेंस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, यानी स्वच्छता ईश्वर के समीप होने के बराबर है। स्वच्छता ईश्वर के समीप होने के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, बाकी गलत थे। इसमें इट देर गलत था, इट्स आना चाहिए था। एप्पल की जगह एन एप्पल होना चाहिए था। ये देर वाला THERE होना चाहिए था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। देखो विद ए टोटल ऑफ 45 मैचेज द T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स। विद ए टोटल ऑफ 45 मैचेज बिल्कुल सही है। द T20 वर्ल्ड कप भी सही है। नो एरर भी सही मान लो। इसमें विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स गलत है, ऑप्शन नंबर 6 गलत है। देखो विल क्या है, इसमें वर्ब है, लेकिन ये कंपोजिशन, वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए था, विल एक मान लो, विल और सेल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन कंपोजिशन यानी रचना होता है और ये क्या है, एक नाउन है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नाउन आया है, इसलिए गलत है। देखो कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, संरचना या संयोजन। कंपोजिशन एक नाउन है, इसलिए इसे विल कंपोजिशन नहीं लिखा जा सकता। यहाँ वर्ब होनी चाहिए थी, जिसे विल कंप्राइज होना चाहिए था, विल कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए था। और अगर कंपोजिशन ही लिखना था तो विल बी लगा देते, फिर कंपोज्ड ऑफ लिख देते, तो ये भी क्रियात्मक रूप बन जाता। लेकिन डायरेक्ट विल क्या कंपोजिशन लिखा है, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ, लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ और भी ज़्यादा हार्ड थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक थी, आए हुए क्वेश्चन थे, इसलिए हमने लगा लिए। एक ये क्वेश्चन था, ये भी LDC का पूछा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। मे आई ए कंपनी विद यू टू द एयरपोर्ट। मैं यानी मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चल सकता हूँ, संभावना है, वैसा कुछ वाक्य है। तो देखो कौन सा सही है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। ए कंपनी यू विद ए कंपनी यू, यानी ये ए कंपनी विद यू 3 वर्ड है, इनकी जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए था, सेम सही है या नहीं है। तो देखो ए कंपनी का अर्थ होता है साथ, मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चल सकता हूँ। ए कंपनी का अर्थ ही साथ होता है, विद का अर्थ भी साथ होता है, दोनों का ये अर्थ साथ है, तो दोनों वर्ड को लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी विद की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आई ए कंपनी यू, ओनली ए कंपनी यू भी सही था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए कंपनी यू विद, ये तो वैसे ही गलत है, ए कंपनी अकेला ए कंपनी के साथ यू भी तो ऑप्शन में है, यू भी तो आना चाहिए, लेकिन ए कंपनी यू, या ए कंपनी का अर्थ होता है साथ में, विद का भी अर्थ होता है साथ, तो दोनों साथ साथ हैं, तो एक साथ को अपन छोड़ सकते हैं, विद का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। मे आई ए कंपनी यू टू द एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए सही था। इस प्रकार आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, साथ ही हमने करेक्शन ऑफ सेंटेंस की बात की। आपके इजी क्वेश्चन आना है, आप तो टेंस वाला काल का याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद रखना, थोड़े बहुत आर्टिकल इनके बारे में देखना, फिर आप तो उस पर्सन के जो ऑप्शन आते हैं उनको काटते जाना कि ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आपका पर्सन सही हो जाएगा। और आपको इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, ये कुछ पर्सन तो बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको हार्ड लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन आने हैं वो तो आपके गलत होना ही नहीं है। ये क्वेश्चन करने वाला तो वीडियो पटवार के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वीडियो पटवार में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि
ये अच्छे क्वेश्चन थे, आपने इनका भी अध्ययन कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। आपको तो टेंस का ज्ञान लेना है, जो हम बाद में एक टॉपिक टेंस का भी करेंगे। तो आज की क्लास के लास्ट में हम कुछ अपने ग्लोसरी वर्ड की बात करते हैं, यानी परिभाषिक शब्दावली की भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। अब देखो डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है? दैनिक भत्ता। डेली अलाउंस होता है दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। दोनों इंपॉर्टेंट है। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। डिबार यानी होता है वर्जित करना या रोकना। डीड यानी होता है विलेख। डिलीगेट यानी होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट यानी क्या होता है? प्रतिनिधि। डिमोट करना, पदोन्नत करना। डिपार्ट करना, प्रस्थान करना, यानी डिपार्चर भी होता है। डिपार्ट यानी प्रस्थान। डिजाइन यानी रूपांकन या अभिकल्प। डायग्राम यानी आलेख या मानचित्र होता है। डिस्पैच यानी प्रेषण होता है। डायरेक्टरी यानी निर्देशिका होता है। डिस्काउंट आप जानते हो, छूट या बट्टा। डिसमिस भी जानते हो, बर्खास्त करना। डिस्पोजल भी आप जानते हो, निपटान करना। डिवीजन भी आप जानते हो, भाग देना या विभाजन। अब देखो ड्राइविंग क्या होता है? रेखा चित्र या चित्रांकन होता है। डुप्लीकेट आप जानते हो, नकल, प्रतिरूप। ड्यूटी यानी कार्य होता है। ड्यूरेशन आप जानते हो, अवधि या काल अवधि होती है। ईयर मार्क यानी चिन्ह या चिन्हित होता है। इकोनॉमी आप जानते हो, अर्थव्यवस्था होता है। एजुकेशनल यानी शैक्षिक। एफिशिएंसी यानी दक्षता। आज में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से थे उनकी बात करेंगे अपन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। डेली अलाउंस इंपॉर्टेंट है, दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस इंपॉर्टेंट है, महंगाई भत्ता। डिबार इंपॉर्टेंट है, वर्जित करना या रोकना। डीड यानी विलेख। और डेलीगेट इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधि। और डिमोट है, पदोन्नत। और डिपार्ट है, प्रस्थान। ये सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। डिबार यानी वर्जित करना। डीड यानी विलेख। डेलीगेट यानी प्रतिनिधि। डिमोट यानी पदोन्नत। डिपार्ट यानी प्रस्थान। डिजाइन यानी रूपांकन। डायग्राम यानी मानचित्र। डिस्पैच यानी प्रेषण। डायरेक्टरी यानी निर्देशिका। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। डिसमिस यानी बर्खास्त करना। डिस्पोजल यानी निपटान। डिवीजन यानी विभाजन। ड्राइविंग यानी चित्रांकन। डुप्लीकेट नकल। ड्यूटी कार्य। ड्यूरेशन अवधि। ईयर मार्क यानी चिन्हित। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल शैक्षिक। एफिशिएंसी दक्षता। हम डेली कुछ न कुछ परिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं ताकि आपको थोड़े थोड़े वर्ड याद हो जाए। और बाकी हमने कुछ परिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन हम डेली अपनी पोस्ट पर भी डालते रहते हैं। आप यूट्यूब पोस्ट पर जाकर उन क्वेश्चनों को लगाया करो जो राजस्थान जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले जाते हैं। वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन हैं। उनके नीचे अगर वो डायरेक्ट भी नहीं छपे तो उनके नीचे जो उनकी थ्योरी दी जाती है उनके बारे में थोड़ा और बताया जाता है। उन चीज़ों को आप याद करें, वो क्वेश्चन उनके अंदर से भी बन सकता है। जैसे मैंने उसमें आपको क्वेश्चन कराया कि खाटू श्याम जी को जो पैसे दिए गए हैं 87.87 करोड़ रुपए, वो किस योजना के तहत दिए गए हैं। वो योजना तो सबको पता थी, लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड हमारा जब पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि कौन से मंदिर को 87.87 करोड़ रुपए दिए गए। योजना का नाम नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पैसे दे के पूछा गया कि कौन से मंदिर को दिए गए। तो आप उन नीचे जो लाइन देते हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया करो। और राजस्थान जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी हैं और मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप उनको अच्छे से उनके जवाब दिया करो, वो आपके ही लिए डाले जा रहे हैं। आप उनको लाइक भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। उनके साथ आप उन क्वेश्चन के नीचे कुछ कमेंट ज़रूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।